हमेशा होगा होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। कंपनी एक्ट उसके बाद में करेंगे। हाँ, सो जिसको निकलो, मुझे शांति चाहिए। स्टार्टिंग विथ टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ न्यू यूनिट दैट इज एजेंसी। अच्छा, एजेंसी ये वर्ड सुना है क्या कभी? वेदांत सुना है क्या एजेंसी ये वर्ड? क्या होता है एजेंसी, बोलो क्या सुना है उसके बारे में, एजेंसी के बारे में? हाँ, कुछ नहीं, एजेंट एजेंट होता है, करेक्ट है। एजेंसी का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दो एलिमेंट होता है। अभी दो से एक हो गया एजेंट और एक होता है प्रिंसिपल। सपोज एक आदमी है, इमेजिन कर, ये मिस्टर वेदांत है, मिस्टर वेदांत, ओके। मिस्टर वेदांत का एक बिजनेस है, पुणे में एक बड़ा बिजनेस है। वेदांत को क्या करना है, एक्सपैंड करना है बिजनेस को। बोले सिर्फ पुणे में काम नहीं चलेगा, आसपास के सिटीज में होना चाहिए बिजनेस, नाम बढ़ेगा। पुणे के क्या पिंपरी चिंचवड़ है, फिर बाकी एरियाज के साथ साथ दूसरे सिटीज में होना चाहिए। जैसे नगर है, शाहू नगर है, शाहू नगर, संभाजी नगर, हाँ नगर है, संभाजी नगर है। अपन क्या करेंगे, ऐसे सिटीज में बिजनेस को क्या करेंगे, बोले एक्सप्लोर करेंगे। बट वेदांत क्या करता है, पुणे का बिजनेस देखता है। वेदांत क्या करता है, पुणे का बिजनेस देखता है। तो उसने क्या किया, लेट से तुम्हारा नाम क्या है, रेड शर्ट, वेदांत के आगे, हाँ प्रसाद, हाँ। तो वेदांत ने क्या किया, उसके दोस्त को कांटेक्ट किया, प्रसाद को कांटेक्ट किया, जो कि रहता है संभाजी नगर में, संभाजी नगर में। और तुम्हारा क्या नाम है? जयेश, हाँ जयेश। सो जो जयेश है ये रहता है। तो वेदांत ने क्या किया, प्रसाद और जयेश को कांटेक्ट किया। बोले अरे बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा, लेकिन मैं पुणे में हैंडल कर रहा हूँ, बिजनेस देखने के लिए संभाजी नगर और नगर में कोई नहीं है। क्या तुम लोग मेरा बिजनेस जो मेरे नाम का है उसका, चाहे सेल परचेस हो या ट्रांसपोर्टेशन हो या बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी काम हो, क्या आप वो दो सिटीज में संभाल लोगे क्या? तो इन हाँ बोल दिया, झट से हाँ बोल दिया। बोले हम ऐसे नहीं, हम कमीशन पे काम करेंगे, 20%, 30%, 40%, जितना भी वो सिटी का एरिया है उतने एरिया वाइज हम क्या करेंगे, कमीशन पे काम करेंगे। तो 40% इनका कमीशन क्या हो गया, डिसाइड हो गया। जितना भी प्रॉफिट होगा या जितना भी सेल होगा, टर्नओवर होगा, उस पे उनको 40% कमीशन मिलेगा, जयेश को और प्रसाद को। तो अभी मुझे बताओ, क्या वेदांत ने प्रसाद और जयेश को काम करने के लिए इनवाइट किया है, हायर किया है, आई कैन से, हाँ। तो प्रसाद को हम बोलेंगे प्रिंसिपल, वुड बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल। और ये बाकी दो कौन बोलेंगे, एजेंट। एजेंट मतलब ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जो कि प्रिंसिपल के अंडर काम करता है या प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। अगर यहाँ पे जयेश चाहे गुड्स का डिलीवरी करेंगे, चाहे सेल या परचेस करेंगे, तो क्या माना जाएगा, इट विल बी कंसिडर एज इफ ये काम किसने किया है, मिस्टर वेदांत ने किया है। वेदांत के बिहाफ पे काम करने के लिए प्रसाद और जयेश क्या है, अवेलेबल है। दैट इज दे विल बी एजेंट ऑफ मिस्टर वेदांत, दैट इज प्रिंसिपल, ही विल बी नोन एज प्रिंसिपल। इसे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। अभी लॉ में एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कहीं पर डिफाइन नहीं है, लॉ में एज सच एजेंसी का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ, लेकिन लॉ में एजेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है।
लॉ में प्रिंसिपल का डेफिनेशन दिया हुआ है। अभी क्या होता है एजेंट, वी विल सी। एजेंट मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड any act for another in dealing with the third person। एजेंट मतलब क्या होता है, एक पर्सन होता है जिसको एम्प्लॉय किया है। किसने एम्प्लॉय किया रहेगा, प्रिंसिपल ने एम्प्लॉय किया रहेगा। क्या करने के लिए, प्रिंसिपल के बिहाफ पे डील करने के लिए, सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए, या कोई भी अलग अलग से अलग एक्टिविटी करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, दैट पर्सन वुड बी नोन एज एजेंट। एंड प्रिंसिपल सच एक्ट इज रिप्रेजेंटेड। प्रिंसिपल मतलब कोई ऐसा बंदा जिसके लिए काम किया जा रहा है। क्या यहाँ पे वेदांत के लिए काम किया जा रहा है? यस, वेदांत के लिए ये दो लोग काम कर रहे हैं, तो वेदांत को बोलेंगे प्रिंसिपल। और कौन दो लोग काम कर रहे हैं, प्रशांत एंड जयेश, तो उन दोनों को क्या बोलेंगे, एजेंट। दे विल बी एजेंट। अभी जैसे टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होता है, आपको पार्टनरशिप क्या अकाउंट्स में? नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। तो टेस्ट ऑफ एजेंसी का मतलब होता है कि हम कैसे समझेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का है या ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप का है। हमें डाउट आ सकता है ना। कभी दो लोग मिलके काम कर रहे होंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एजेंसी है, फिर वो बोलेंगे अरे नहीं हम तो पार्टनर्स है। सो हमको कैसे समझेगा कि वो दोनों के बीच में क्या है, एजेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट है। ये समझने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना है। नंबर वन, वेदर पर्सन हैज कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल। बाइंड का मतलब होता है किसी को कंपल्सरी करवाना। सपोज ये प्रसाद ने क्या किया, नॉर्मल कोर्स ऑफ कंडक्ट में गुड्स का डिलीवरी किया, ठीक है, गुड्स का डिलीवरी किया 50,000 रुपए, जैसे यूजुअली वो कुछ ना कुछ करता है। 50,000 रुपए का गुड्स का डिलीवरी किया एंड ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस या ड्यू टू सम रीजन उसको लॉस हो गया, उसमें उसको 5,000 का लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या वो लॉस वेदांत का हुआ? यस, वो लॉस किसका हुआ, वेदांत का हुआ। तो बाइंडिंग द प्रिंसिपल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एजेंसी। मतलब एजेंट जो भी काम कर रहा है या एजेंट के सारे एक्टिविटीज के लिए कौन लाइबल रहेगा, प्रिंसिपल वुड बी लाइबल। आइदर लॉस होता है तो लॉस के लिए, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के लिए। फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ प्रिंसिपल, for each and every activity of agent, principal would be liable. So binding is necessary. Agent have capacity to bind his principal for his liability and make him answerable to third party। मतलब अभी देखो, अगर प्रसाद वेदांत के बिहाफ पे काम कर रहा है तो क्या माना जाएगा, इट विल बी कंसिडर एज इफ हु इज वर्किंग, वेदांत इज वर्किंग, है ना। तो अल्टीमेटली प्रसाद के हाथ से भी कोई मिस्टेक हो जाए या फिर कोई लॉस हो जाए, कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाए, हु विल बी आंसरेबल इन दैट केस, Vedant, that is the principal would be answerable in that case. So binding the principal, agent should have capacity to bind the principal. That is the most important case where we will find out that it is the case of or it is the contract of agency. Second, privity of contract। privity of contract का मतलब होता है contracting parties we can say और contract between the parties। जनरली यहाँ पे implied contract किसके और किसके बीच में है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे एक बोर्ड दिया है, ये देखो, एजेंसी बेस्ड ऑन मैगजीन क्वीन फैसिट पर से, मतलब क्या, ही एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग। अगर कोई एजेंट को हायर करके अपॉइंट करके उससे कोई एक्टिविटी करवाता है तो इट वुड बी ऑटोमेटिकली कंसिडर एज इफ वो खुद क्या कर रहा है, वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, माने प्रिंसिपल परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, अभी अगर एजेंट को हमें क्या करना है, हायर करना है, ठीक है, तो आप क्या चीजों का ध्यान रखोगे, क्या आप ये चीज का ध्यान रखोगे कि वो साउंड माइंड होना चाहिए। आप हेड़ा एजेंट हायर करोगे क्या, अल्टीमेटली आप ही फंसोगे, है ना। एजेंट शुड बी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी देखोगे सेक्शन 11 का,
So agent should be major. Agent should be major. आप किसी एजेंट को हायर करोगे तो आप क्या चीज ध्यान में रखोगे? साउंड माइंड चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए, येड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में होना चाहिए। अगर आपका एजेंट, मतलब आपने जिस एजेंट को हायर किया है वो तो नहीं चलेगा, मुझे तो चल जाएगा। एजेंट कैन बी माइनर, नो प्रॉब्लम विद दैट। हाँ, साउंड भी होना चाहिए, मैं भी मानती हूँ, लेकिन अगर माइनर हो, 17, 18, 15, 16 साल का बच्चा हो, लेट से कोई 15 साल का बच्चा हो, और मैंने क्या किया, मेरे बिहाफ पे उसको गुड्स डिलीवर करने के लिए भेजा, डर जाएंगे नए नए बच्चे। सो अगर 15-16 साल का कोई बच्चा है, 15-16 साल का कोई बच्चा है, और मिस्टर छोटू मुझे क्या करना है, कुछ गुड्स का डिलीवरी देना है, तो मैंने बोला जाओ मिस्टर छोटू एक काम करो, वो गुड्स का डिलीवरी वो नेबर को देके आ जाओ या वहां पे देके आ जाओ। क्या माइनर वो एक्टिविटी कर सकता है मेरे बिहाफ पे? हाँ कर सकता है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने किसी ऐसे पर्सन को हायर किया जिसने मेरा कोई काम करना चाहिए। क्या यहाँ पे एजेंसी का प्रिंसिपल हुआ? देयर इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड दैट पर्सन। सेकेंडली, क्या वो पर्सन का कोई भी एक्टिविटी मुझे, पर्सन का कोई भी एक्टिविटी मुझे बाइंड करेगा? हाँ, आई वुड बी लाइबल एज अ प्रिंसिपल, राइट? सो एजेंसी का यहाँ पे जो ट्रू टेस्ट है वो फुलफिल हो रहा है। सो इन दैट केस माइनर वुड बी टर्म्ड एज एजेंट, नो प्रॉब्लम। अगर अगर माइनर के हाथ से कोई गलती होती है तो, जैसे मैंने माइनर को कुछ गुड्स दिए, वो थे 10,000 के गुड्स, गुड्स ट्रांसफर करने को दिए, वो गुड्स डैमेज हो गए, ये उसके हाथ से कुछ गड़बड़ी हो गई। क्या 10,000 के गुड्स जिसको देना था, दैट इज आई कैन से थर्ड पार्टी 10,000 के गुड्स माइनर से वसूलेगा कि मुझसे वसूलेगा? आपसे, मुझसे। अल्टीमेटली अल्टीमेटली माइनर के कोई भी एक्टिविटी के लिए प्रिंसिपल वुड बी लाइबल, प्रिंसिपल वुड बी लाइबल। तो इससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि माइनर एजेंट हो या ना हो, अगर एजेंट से कोई गलती हो भी गई तो भी प्रिंसिपल को ही भुगतना है ना। हाँ, एज अ प्रिकॉशन आप ये चीज का ध्यान रख सकते हो कि माइनर को एजेंट अपॉइंट ना करो, बट इन इमरजेंसी केसेस क्या आप माइनर को अपॉइंट कर सकते हो? नो प्रॉब्लम विद दैट, यू कैन डेफिनेटली अपॉइंट अ माइनर। ओके, जो भी लाइबिलिटी अराइज होगा दैट विल बी कंप्लीटली ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। बट ये तो मैंने एजेंट के बारे में बात करी, बट मैं अगर प्रिंसिपल के बारे में बात करूं, प्रिंसिपल मतलब कौन? जो पर्सन एजेंट को अपॉइंट कर रहा है, करेक्ट? जो पर्सन एजेंट को अपॉइंट कर रहा है उसे प्रिंसिपल बोलेंगे। आप बताओ प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए, मतलब क्या कैपेबिलिटी होना चाहिए? मेजर होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। मेजर का मतलब होता है 18 साल के ऊपर, 18 साल के ऊपर। क्या साउंड माइंड होना चाहिए? साउंड माइंड भी होना चाहिए। क्या वो नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग होना चाहिए? हाँ, वो नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग होना चाहिए। मतलब जहां पे मैं प्रिंसिपल की बात कर रही हूँ वो टाइम पे सारे के सारे कैपेबिलिटी के एलिमेंट्स फुलफिल होने चाहिए। ही शुड बी मेजर, इस पे डिस्कस करेंगे। व्हाई प्रिंसिपल शुड बी मेजर, बताओ मुझे। करेक्ट। अभी यही एग्जाम्पल लेते हैं, ये वेदांत, वेदांत इमेजिन 18 साल के ऊपर है, और ये दोनों उसके क्या है, ये दोनों उसके हैं एजेंट्स हैं। अगर प्रसाद या जयेश से कोई गलती हो जाए या कोई डिफॉल्ट लॉस हो जाए तो विल बी रिस्पॉन्सिबल, मिस्टर वेदांत विल बी रिस्पॉन्सिबल। बट अगर इमेजिन करो छोटा बच्चा है 18 साल के नीचे, क्या वेदांत को कोई लाइबल पकड़ सकता है? नॉट एट ऑल। मतलब ये थर्ड पार्टी बोलेगी कि भले मैं
जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके एजेंट मेजर है, नो प्रॉब्लम, ये दोनों मेजर है, बट प्रिंसिपल तो मेजर होना चाहिए ना। अल्टीमेटली एजेंट के अगर कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो कौन भरेगा? प्रिंसिपल। मतलब जो गारंटी देने वाला है वो गारंटर ही माइनर होगा, तो यहाँ पे लॉस के तो फुल चांसेस है। इसके लिए प्रिंसिपल शुड ऑलवेज बी मेजर, शुड ऑलवेज बी साउंड माइंड, शुड ऑलवेज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये सारे एलिमेंट्स किसने फुलफिल करने चाहिए? प्रिंसिपल ने, ना कि एजेंट ने। बट क्या एजेंट साउंड माइंड होना चाहिए? किसी भी पागल को आप कोई गुड्स का डिलीवरी करने भेजोगे क्या? नहीं भेजोगे। माइनर हो तो चलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Who may employ an agent? एजेंट को कौन एम्प्लॉय करेगा? क्या ऐसे पर्सन को मैं प्रिंसिपल बोलूंगी? यस। प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए? मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड, ही शुड बी क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। मतलब वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, या जो अपनी लिस्ट है फॉरेन एम्बेसडर नहीं होना चाहिए, वो लिस्ट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब ही शुड बी कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, तो चलेगा। नाउ एजेंट, एजेंट कौन हो सकता है? Can minor be an agent? Yes, minor can be an agent. Any person may become an agent. That is even a mind of unsound mind. मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली भी ऐसा नहीं होता है, बट अगर जिसको क्या है अनसाउंड माइंड का यहाँ पे मीनिंग इन्होंने ऐसा किया है कि एक आधा पर्सन है अनसाउंड माइंड है, बीच में उसको थोड़ा ठीक लगता है, या बीच में पागल के झटके आते हैं, बीच में ठीक लगता है। सो इन बिटवीन अगर आपने उससे कुछ करवाया तो देन इट इज एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम। नो एजेंट एंड द प्रिंसिपल विल बी बाउंड बाय हिज एक्ट अल्टीमेटली। अगर कोई माइनर है या अनसाउंड माइंड है तो क्या प्रिंसिपल उनके एक्टिविटी से बाउंड होगा? यस, बट द रूल ऑफ कॉशन, माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड शुड नॉट बी अपॉइंटेड एज एजेंट। मतलब प्रिकॉशन के लिए अगर कोई माइनर हो या फिर अनसाउंड माइंड हो तो आपने उसको एजेंट अपॉइंट नहीं करना चाहिए, because he is incompetent to contract, and in case of misconduct or negligence the principal shall not be able to proceed against him. सीधा सीधा इनको बोलना था कि जो पर्सन माइनर या अनसाउंड का लाइबिलिटी ले सकता है वो अपॉइंट करो, जो लाइबिलिटी नहीं ले सकता है वो अपॉइंट मत करो। वाइस पर्सन क्या करेगा? अगर उसको एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वाइस पर्सन विल ऑलवेज डू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विद अ मेजर पर्सन, दैट टू साउंड माइंड पर्सन। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि मैम माइनर हो या मेजर हो क्या ही फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली उनके लाइबिलिटीज के लिए तो प्रिंसिपल ही लाइबल है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। बट देखो, अगर अगर कोई मेजर है, अभी मेजर का एग्जांपल लेती हूँ, कोई मेजर एज अ एजेंट काम कर रहा है और उसने पर्पजली, मतलब क्या, पर्पजली कुछ फ्रॉड किया या कोई मिसकंडक्ट किया, जैसे कि एजेंट जो एक प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल है और उसने एजेंट को क्या किया, हायर किया कलेक्शंस के लिए। कलेक्शन मतलब जगह जगह से मनी कलेक्ट करना है, तो उससे खुद से नहीं होता है तो उसने एक पर्सन को हायर किया, वो पर्सन को हम मिस्टर छोटू बोलेंगे, एजेंट है वो छोटू। तो छोटू क्या करता है, हर जगह जगह जाके क्या करता है, पैसे पैसे कलेक्ट करता है। अब एक अमाउंट डिसाइड किए उन्होंने, एवरी मंथ क्या करना है, 10 पार्टीज से, वो पार्टीज मतलब थर्ड पार्टी हुए, 10 पार्टीज से 10,000 रुपया क्या करना है, कलेक्ट करना है, और वो जो मनी है 1 लाख रुपीज इन टोटल, वो जाके किसको देना है, उसके प्रिंसिपल को देना है। ये काम करने के लिए उसको अलग से सैलरी या कमीशन कुछ मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। बट ये जो छोटू है ना, इसने थोड़ा जुगाड़ किया, इसने मिसकंडक्ट किया है, और वीकेंड से उसने फ्रॉड किया। एक 2-3 पार्टीज है, लेट से 5 पार्टी से 10,000 रुपया आ गया, उसने 5,000 रुपया खुद के जेब में रखा और उसके मालिक को मतलब प्रिंसिपल को सिर्फ 5,000 रुपया दिया। बोले सिर्फ 5 पार्टी से 10,000 आया है और 5 पार्टी से 5,000 ईच आया है, मतलब कितना, 75,000 आया है, मतलब 25,000 रुपया उसने क्या किया, ढाप लिया, चोरी किया अल्टीमेटली, या उसके पास रखा, फ्रॉड किया, मिसकंडक्ट किया।
आप बोलोगे कि ये जो 25,000 का फ्रॉड है, इसके लिए कौन लायबल है? इसके लिए अपने प्रिंसिपल एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल वुड बी लायबल, है ना, प्रिंसिपल वुड बी लायबल। बट जब प्रिंसिपल को पता चलती है कि इसने कुछ मिसकंडक्ट किया है, या सामने वाले पार्टी से फोन आता है, अरे 10,000 रुपए ले लिए, फिर उसको आइडिया आता है कि इसने 10,000 रुपए कलेक्ट तो किए हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए पहुंचा है, तो ये केस में जो प्रिंसिपल है उसके एजेंट को स्यू कर सकता है। हाँ कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे फ्रॉड हो है ना। फ्रॉड के केस में प्रिंसिपल क्यों लाइबिलिटी लेगा, लॉस के केस में लेगा, बट डिफॉल्ट और फ्रॉड और निग्लिजेंस के केस में नहीं लेगा। दैट इज अल्टीमेटली काइंड ऑफ मिसकंडक्ट, है ना, मिसकंडक्ट के केस में नहीं लेगा। तो ये हो गई मेजर की बात। अगर किसी मेजर एजेंट ने मिसकंडक्ट किया है तो क्या वो प्रिंसिपल उसको कोर्ट में घसीट सकता है? हाँ घसीट सकता है, नो प्रॉब्लम। बट वही अगर वो टाइम पे उसने कलेक्शन के लिए एक 18 साल का माइनर रखा होता, तो 18 साल से नीचे का माइनर रखा होता, तो उसने भले ही निग्लिजेंस किया है, 25,000 का घोटाला किया है, तो 25,000 के घोटाले के लिए क्या वो प्रिंसिपल माइनर को कोर्ट में खींच सकता है? वो नहीं घसीट सकता है कोर्ट में। ये एडवांटेज या डिसएडवांटेज है माइनर को एजेंट रखने का या ना रखने का, ठीक है। वैसे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली प्रिंसिपल वुड बी लाइबल। आंसर इज यस, अल्टीमेटली प्रिंसिपल वुड बी लाइबल ओनली फॉर द लॉसेस, नॉट फॉर द मिसकंडक्ट और नॉट फॉर द डिफॉल्ट, है ना। अगर कोई निग्लिजेंस होता है, जानबूझकर पैसों की चोरी होती है, इन दैट केस प्रिंसिपल वुड बी, but can principal sue that agent in court of law? Answer would be yes. But if that agent is a minor, then he have no other option left. इसके लिए बोला है just as a precaution आपने एजेंट किसको हायर करना चाहिए, जो कि मेजर हो, जो कि साउंड माइंड हो। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न इज कंसिडरेशन। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन का होना बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विल बी वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। हमारे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक रूल है, क्या वो रूल का कंसिडरेशन वाज वन ऑफ द एक्सेप्शन? यस, कंसिडरेशन वाज वन ऑफ द एक्सेप्शन टू द रूल। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, भले एजेंसी में कंसिडरेशन ना हो, क्या आपकी एजेंसी वैलिड मानी जाएगी? नो प्रॉब्लम। अभी आप छोटा मोटा पार्सल डिलीवर करने के लिए किसी को बोल सकते हो, पहचान से बोल सकते हो, तो क्या जरूरी है कि आपने उसको कुछ पैसा देना चाहिए? कुछ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कमीशन होता है, कंसिडरेशन होता है, कुछ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होता है। अब एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट करोगे आप? अगर किसी को एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है तो वो आइदर एक्सप्रेसली क्रिएट कर सकता है या फिर इम्प्लाइडली क्रिएट कर सकता है। एक्सप्रेसली का मतलब बहुत सिंपल है, आप आइदर स्पोकन कि तू मेरा एजेंट है, तेरी इतनी इतनी सैलरी है, इतने महीने काम करना है, दैट इज नथिंग बट स्पोकन एग्रीमेंट, है ना। या फिर आप चाहो तो रिटर्न एग्रीमेंट लिख सकते हो, रिटर्न एग्रीमेंट, सैलरी कितना है वगैरह वगैरह, ड्यूरेशन कितना है, ये हो गया एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है आइदर इन और implied का मतलब होता है inferred from the circumstances of the case or conduct of the parties which is spoken or written or in the ordinary course of dealing may be accounted from the circumstances। express agency तो आपको समझ गया, हमने बोल के किसी को एजेंट अपॉइंट किया है, बोल के किसी को एजेंट रखा है। बट इम्प्लाइड का मतलब क्या है, बाय एक्शंस, बाय एक्शंस। इमेजिन करो एक शॉप है, ठीक है, शॉप का एक ओनर है, शॉप डेली शॉप पे नहीं बैठता है, उसका डेली शॉप पे आना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसने शॉप को हैंडल करने के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया है, ठीक है, पर्सन को अपॉइंट किया है, उसका नाम पकड़ लो मिस्टर एजेंट, मिस्टर एजेंट। तो अभी जो शॉप पे डेली कस्टमर्स आते हैं उनको क्या लगने लगा है, डेली ये ओनर तो रहता नहीं है शॉप पे, तो उनको क्या लगने लगा है कि शॉप कौन हैंडल कर रहा है, शॉप का ओनर कौन है, जो वहां पे एजेंट है वो शॉप का ओनर है।
तो एक बार क्या हुआ, एक कस्टमर का ऑर्डर है, 50 kg ऑफ शुगर चाहिए वो कस्टमर को, 50 kg ऑफ शुगर, और जो स्टॉक है शुगर का वो तो खत्म हो गया शॉप का। तो ये जो एजेंट है इसने क्या किया, 50 kg ऑफ शुगर मंगाया। कब? इन द ऑर्डिनरी कोर्स, बिजनेस आवर्स में, जब उसका रिक्वायरमेंट था, ऑर्डर लेके 50 kg ऑफ शुगर क्या किया, मंगवाया, एंड अल्टीमेटली कस्टमर को सेल कर दिया। ओके, तो ये 50 kg ऑफ शुगर का पैसा, मतलब ये स्टॉक का पैसा देने के लिए क्या प्रिंसिपल लाइबल है? हाँ, प्रिंसिपल वुड बी लाइबल। क्या उन दोनों के बीच में ऐसी कोई एक्सप्रेस बात हुई थी? नहीं, बट एक्सप्रेस बात क्या हुई थी कि तू मेरा शॉप हैंडल करेगा। बट क्या वो एजेंट ने परस्पर 50 kg ऑफ शुगर का ऑर्डर दे दिया? हाँ, बट क्या वो ऑर्डर का अमाउंट पे करने के लिए प्रिंसिपल इज लाइबल? ही विल बी लाइबल, क्योंकि इम्प्लॉई या बाय एक्शन, बाय इनवर्ड क्या किया है, एजेंट ने ऐसा रिप्रेजेंट किया है दैट he will be, his action will bound the principal. Yeah, there is privity of contract between agent and principal. So ultimately, principal would be liable for the act. But अभी ये तो मैंने 50 kg ऑफ शुगर की बात की, बट क्या हुआ, बट क्या हुआ? ये जो एजेंट है इसके घर पे मेहमान आए, एजेंट के घर पे मेहमान आए, और ये एजेंट ने क्या किया, सबको सबको पार्टी दिया। पार्टी क्या दिया कि आपकी जो शॉप है, जो शॉप में हम काम करते हैं, उसमें से सबको जो पसंद है, कुछ चॉकलेट्स, ये वो थोड़ा थोड़ा सामान सबको बांट दिया। तो ये केस में क्या प्रिंसिपल उसके एक्टिविटीज के लिए लाइबल है? नहीं, क्योंकि उसने ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में एक्टिविटी नहीं किया है, ये अलग सर्कमस्टांसेस में एक्टिविटी किया है। इम्प्लॉइड एजेंसी का मतलब होता है कोई एजेंट ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में अगर कोई एक्टिविटी करे या कोई एक्शन करे, तो इन दैट केस प्रिंसिपल वुड बी लाइबल फॉर हिज एक्ट ओनली टू दैट केस और ओनली अप टू द सर्कमस्टांसेस। उसको उठा, बहुत नींद आ रही है क्या? हाँ, अभी इम्प्लॉइड एजेंसी मतलब क्या, बाय एक्शंस। सो इम्प्लॉइड एजेंसी के भी कुछ टाइप्स है, जैसे है एजेंसी बाय एस्ट्रॉपल, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। एस्ट्रॉपल मतलब एक्नॉलेजमेंट, रिप्रेजेंट करना। लेट्स से एक ये कार का शोरूम है, किसका है कार का शोरूम? हाँ, तो ये कार के शोरूम का ओनर है शर्विन, कार के शोरूम का ओनर है शर्विन। और एक दिन क्या हुआ, प्रियांक ऐसे घूमते घूमते उसके, वो दे भी नहीं रहा है, शोरूम थोड़ी तेरे नाम पे करेगा। सो प्रियांक ऐसे घूमते घूमते शर्विन के पास बोले चल थोड़ा मिल के आते। तो प्रियांक क्या किया, प्रियांक आ गया इसके शोरूम पे, क्या चल रहा है क्या नहीं, बहुत दिन से नहीं मिले वगैरह वगैरह बातचीत करने के लिए। शर्विन थोड़ा बिजी था, शर्विन थोड़ा बिजी था, तो वो बोला एक 5 मिनट में आता हूँ करके वो चला गया। और ये प्रियांक क्या कर रहा है, इधर सोफे पे वेट कर रहा है, मस्त बैठा है, एंजॉय कर रहा है चाय कॉफी। तो अभी क्या हुआ, उतने में कस्टमर आए, उतने में कुछ कस्टमर आए कार खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए कस्टमर आए। ये यहाँ पे कार रखी है देखो, यूनिक है वो थोड़ी, आप नहीं समझोगे, आप आप नहीं समझोगे ये, ऐसी गाड़ियां अभी इंडिया में आने को टाइम लगेगा, बट ठीक है आएगी, जल्दी आएगी। सो ये कार, हाँ, तो कुछ कस्टमर्स आए, तो प्रियांक वहां पे मस्त सोफे पे बैठा था, वो ओनर वाली चेयर पे बैठा था,
शर्विन थोड़ा काम से कहीं बाहर गया था, शर्विन मतलब दूर से देख रहा है क्या चल रहा है, कोई कस्टमर आए हैं और प्रियांक वो गाड़ी के रिलेटेड सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, सारी चीजें, ये गाड़ी इतना माइलेज देती है, ये कलर एकदम मस्त है, ओपन मॉडल है, सनरूफ मिलेगा, क्या बाप रे बाप रे, बहुत सी चीजें, बहुत सी चीजें। कस्टमर एकदम खुश हो गया प्रियांक के रिप्रेजेंटेशन से। प्रियांक ने रिप्रेजेंट किया एज इफ ही इज, एज इफ ही इज ओनर, एज इफ ही इज, इसने क्या सोचा, मेरे बोलने से अगर एक गाड़ी बिक जाती है तो अपने दोस्त का भला ही हो जाएगा, तो इसके लिए प्रियांक ने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया, गाड़ी के सारे फीचर्स बता दिए, उनको टेस्ट ड्राइव लेने के लिए भी बोल दिया, सब अच्छे से एक्सप्लेन किया। प्रियांक रिप्रेजेंटेड he is owner of the showroom, as if he is owner of the showroom. So ultimately he stepped into the shoes of Sharvin, he stepped into the shoes of principal, that is Sharvin, है ना। ये केस में, ये केस में प्रियांक विल बी एजेंट बाय स्टॉपल, एजेंट बाय स्टॉपल मतलब प्रियांक ने कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया जिससे सामने वाला, इसको क्या मैं थर्ड पार्टी, हाँ इसको मैं थर्ड पार्टी बोलती हूँ, प्रियांक ने कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया जिससे ये जो कस्टमर है इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, प्रियांक से बहुत इंप्रेस हो गए, इतना अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया, एडवांस देने को भी तैयार है, तो अल्टीमेटली प्रियांक वुड बी टर्म्ड एज एजेंट बाय स्टॉपल। ये भी एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ, क्या ये एजेंट लाइबल होता है? इन दैट केस एजेंट वुड बी लाइबल ओनली अप टू द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, मतलब ये वाले ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि उसने रिप्रेजेंट ये वाले ट्रांजैक्शन के लिए किया है। ओके, एजेंसी बाय स्टॉपल। अभी शर्विन दूर से सारा देख रहा है, दूर से देख रहा है, वो जस्ट देख रहा है क्या प्रियांक कर रहा है, शर्विन ने कुछ बोला नहीं, तो अल्टीमेटली, अल्टीमेटली क्या प्रियांक के एक्ट के लिए शर्विन वुड बी, अल्टीमेटली यस, एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल वुड बी लाइबल। चाहता तो शर्विन रोक सकता था या वो बीच में आ सकता था, बट वो दूर से देख रहा है सब तमाशा, दूर से मजे ले रहा है, कैसे एक्सप्लेन कर रहा है कस्टमर को, सचमुच का उसको सोच रहा है सचमुच की पार्टनरशिप कर लूं प्रियांक के साथ, इतना अच्छे से वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ने विलिंगफुली क्या किया है, या बाय हिज कंडक्ट देखा तो सही, बट क्या रोका, क्या नहीं रोका, तो अल्टीमेटली प्रिंसिपल वुड बी लाइबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ एजेंट। एन एजेंसी बाय when the following essential, बातें क्यों कर रहे हो आपस में, when the following essential elements are fulfilled, principal must have made representation, the representation express or implied, यहाँ पे implied representation था, implied था, बेचारा दूर से देख रहा था, बेचारा दूर से देख रहा था, उसने कुछ बोला नहीं, या फिर प्रियांक ने खुद ही आके एक्सप्लेन करना चालू कर दिया। Representation must state that agent has authority to do certain act through really he is no authority. Actual में वो एजेंट है क्या? Actual में एजेंट नहीं है, but by his conduct, by his implications, he has done something जिससे ऐसा लगता है कि वो कौन है, एजेंट है. So he would be liable for only particular transaction and not other. The principal must have induced the third party by such representation. Ultimately क्या है, थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी इंड्यूस हुई, मतलब जो प्रियांक ने चीजें बोली हैं, क्या वो चीजों की वजह से थर्ड पार्टी पे कुछ इम्पैक्ट आए, उन्होंने सीधा गाड़ी खरीद ली. The third person must have believed the representation, made contract on the belief of such a representation. क्या वो कस्टमर ने प्रियांक पे ट्रस्ट करके या प्रियांक पे बिलीव करके गाड़ी को बाय कर लिया? यस, अल्टीमेटली थर्ड पार्टी इंड्यूस हुई है और उन्होंने प्रियांक को क्या करके, उस पे ट्रस्ट करके, एजेंट पे ट्रस्ट करके कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गए, एंटर हो गए. दैट इज नथिंग बट एजेंसी बाय हिस्टोरिकल, एजेंसी बाय एक्नॉलेजमेंट, एजेंसी बाय रिप्रेजेंटेशन भी बोला जाएगा कि कोई पर्सन कोई ऐसी एक्टिविटी करता है या दिखाता है एज इफ वो कौन है,
प्रिंसिपल है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कंफ्यूज मत होना, वो प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रियांक हु इज एजेंट बट who stepped into shoes of principal and acting as if he is a principal, और उसके बाद फिर ट्रस्ट करके सामने वाले ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, दैट इज एजेंसी बाय एस्ट्रॉपल। तो ये केस में प्रिंसिपल लाइबल होगा, प्रिंसिपल वुड बी इक्वली लाइबल, क्योंकि उसको पता है सारी चीजों के बारे में, फिर भी ही इज नॉट स्टॉपिंग। समझा? इम्प्लाइड एजेंसी, इम्प्लाइड एजेंसी का टाइप है एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंसी बाय नेसेसिटी। अभी इमेजिन करो, राम नाम का एक लड़का है, राम नाम का एक लड़का है, वो कौन है, प्रिंसिपल है। उसने एक पर्सन को हायर किया, श्याम को हायर कर दिया, बोले श्याम ये जो फ्रूट्स है, ये फ्रूट्स का डिलीवरी 2 घंटे में या 3 घंटे में जाके मेरे गोडाउन पे क्या करना, गुड्स का डिलीवरी करके आ जाना, या गोडाउन पे सारे गुड्स रख के आ जाना। किसने किसको अपॉइंट किया, राम ने श्याम को। राम कौन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। श्याम कौन हो गया, एजेंट हो गया। अभी रास्ते में जाते जाते, वैसे तो धूप का मौसम था, गर्मी के दिन थे, बट सडनली रास्ते में जाते जाते बहुत, और उस हिसाब से उनका वो ट्रक था, ओपन ट्रक था, ओपन टू स्काई, उस हिसाब से गए, बट सडनली ये जो शाम है, शाम ने सोचा बारिश में तो ये सारे फ्रूट्स एकदम खराब हो जाएंगे, पेरिश हो जाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, उसने फ्रूट्स को सिक्योर करने के लिए, फ्रूट्स को सिक्योर करने के लिए एक जगह पे गाड़ी रोकी और वहां से वो कवर ले लिया, वो जो ब्लू ब्लू कलर का वो रखने के लिए सेफ्टी के हिसाब से, वो कवर पड़ा उसको 2,000 रुपए का, करेक्ट, वो कवर पड़ा 2,000 रुपए का, और उसने वो कवर लगा के अच्छे से सेफली गुड्स को क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया गोडाउन में। अभी जो 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा लगा शाम को, वो खर्चा करने से पहले तो उसने कॉल नहीं किया था, या पहले तो उसने राम को पूछा नहीं था, तो टेल मी कि राम वुड बी लायबल फॉर एक्सपेंसेस और नॉट, व्हाट डू यू थिंक? He will be liable, Ram will be liable for the 2,000 rupees to compensate to Sham, क्योंकि शाम ने क्या किया है, इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस में, भले ही उसको अथॉरिटी नहीं था वो करने के लिए, बट क्या इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस में टू सेव द गुड्स फ्रॉम द लॉस, क्या ये चीज किया है। सो ये हो गया एजेंसी बाय नेसेसिटी। कुछ नेसेसरी केस में या नेसेसरी सर्कमस्टांसेस में एक सिचुएशन ऐसी आ गई जहां पे एजेंट को कुछ डिसीजन लेना पड़ा ऑन हिज ओन, सो अल्टीमेटली फॉर दैट मनी प्रिंसिपल वुड बी लायबल टू compensate to the agent. Have you understood? Agency by estoppel, agency by necessity. बोलो गौर, बोल। हाँ, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब अल्टीमेटली लॉ में दिया हुआ है। अगर पार्टनरशिप है तो अपना पार्टनरशिप का बेसिक रूल क्या होता है, एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ another partner, so that is the basic rule which is already given। तो अल्टीमेटली क्या, दूसरा पार्टनर अगर कोई एक्टिविटी करेगा तो दोनों को बेयर करना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैंने तुम लोग की नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, चलो ठीक है, एक साइकिल और गाड़ी रिपेयर की शॉप है जहाँ पे साइकिल के गाड़ी के सारे पार्ट्स मिलते हैं, ब्रेक, क्लच, सीट कवर, सारी चीजें। यहाँ पे ये दो लोग मिलके क्या करते हैं, शॉप को हैंडल करते हैं। ये दो कौन है, पार्टनर है, XYZ एंड ABC, दीज टू आर पार्टनर्स। अभी एक लड़का, उसकी साइकिल, ये उसकी साइकिल के क्या हो गया, ब्रेक, साइकिल के ब्रेक फेल हो गए, तो लड़का अपने नेम का वोट, XYZ गया था लंच ब्रेक पे, XYZ ने लंच ब्रेक लिया था, तो अभी शॉप पे कौन अवेलेबल है, मिस्टर ABC, मिस्टर ABC शॉप पे अवेलेबल। बोलो
सर मेरे साइकिल का ब्रेक फेल हुआ है, प्लीज मुझे नए ब्रेक बिठवा के दीजिए। तो एबीसी ने क्या किया, ब्रेक बिठवा के दे दिए, ब्रेक बिठा, और फिर वो साइकिल वाला लेके चला गया साइकिल। ये जैसे ही XYZ लंच से आया, वैसे तुरंत वो साइकिल वाला आ गया, बोले ऐसे कौन से क्वालिटी के आपने ब्रेक बिठाए। मेरे 15 मिनट आगे जाने के बाद फिर से ब्रेक फेल हो गए। चीप क्वालिटी के ब्रेक्स बिठाए आपने, मुझे अच्छे क्वालिटी के ब्रेक्स बिठा के चाहिए, और मैं उसके लिए पैसे भी नहीं दूंगा। आपने पहले ही धोखा किया मेरे साथ। तो ऐसा करके एबीसी को उसको क्या करना पड़ा, फिर से साइकिल के पार्ट्स बिठाने पड़े। इसमें उनको अल्टीमेट लॉस हुआ 200 रुपया का। बट जो एबीसी ने की थी वो टाइम पे एक्सपेंसिव नहीं थे ना वहां पे। सो ये 200 एबीसी लाइबल है कि एबीसी और XYZ दोनों लाइबल है, दोनों लाइबल है। The answer behind that is every partner is agent of another partner. अगर another partner in the absence of one, इन द अब्सेंस ऑफ वन कोई एक्टिविटी करता भी है या कोई लाइबिलिटी अरेज भी होती है, तो अल्टीमेटली वो दूसरे वाले पार्टनर पे क्या होगी, लाइबल होगी। अनदर पार्टनर विल ऑल्सो बी लाइबल। दैट इज हाउ एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अनदर वन। Next is implementation. Right of a person as to acts done for him without authority, effect of ratification. अच्छा, ratification ये वर्ड कभी सुना है? अच्छा, क्या होता है ratification? रिन्यूअल, फिर कंटिन्यूइंग द कॉन्ट्रैक्ट, और किसको कुछ रैटिफाई मतलब एग्जैक्टली चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये पानीपुरी का स्टॉल दिख रहा है, पानीपुरी का स्टॉल है, ये देखो टेबल, पानीपुरी का स्टॉल है, ओके। और मतलब मैं अभी क्लासेस वगैरह रहते तो पानीपुरी के स्टॉल पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ, बट वो भी एक मेरा बिजनेस ही है। तो मैंने क्या किया, ये बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए या चलाने के लिए मिस्टर मिस्टर नट्टू, मेजर नहीं, मिस्टर नट्टू को हायर किया। मेरा एजेंट है, मैं उसको बोली तू जितने पानीपुरी के प्लेट्स दिन में बेचेगा, पर प्लेट तुझे 2 रुपया मिलेगा, 5 रुपया मिलेगा, ऐसा उसका कमीशन है, ऐसा उसका कमीशन है। तो मिस्टर नट्टू बोला ठीक है मैम, नो प्रॉब्लम। बट अलोंग विद दैट मैंने मिस्टर नट्टू को एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है। क्या इंस्ट्रक्शन दिया है कि तू पानीपुरी उधारी पे नहीं बेचेगा, या तूने किसी को पानीपुरी उधार पे दे भी दी तो मैक्सिमम कितना तक उधार देना है, 100,000 तक, मैक्सिमम 1,000 रुपए तक क्या करना है, उधार देना है। उधार देने का मतलब समझते हो, लोन, अल्टीमेटली लोन मतलब बाद में वो पैसा देगा, आउटस्टैंडिंग पैसा। तो कितने तक उधार देना है, मैक्सिमम 1,000। 1,000 रुपए से एक भी रुपया तूने अगर उधारी की तो हु विल बी लाइबल, यू विल बी लाइबल। मैंने ऐसा एग्रीमेंट में उसको एक्सप्रेसली पहले ही बोल के रखा। मिस्टर नट्टू बोला ठीक है मैम, ऐसा तो होगा नहीं। अभी एक दिन क्या हुआ, कुछ सालों बाद नट्टू की शादी फिक्स हो गई, नट्टू की शादी फिक्स हो गई नट्टी के साथ। ये नट्टी दिख रही है, अभी इसकी शादी फिक्स हो गई और कुछ महीनों में शादी होने ही वाली है। तो क्या हुआ, ये नट्टी के कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे ही आए थे पुणे घूमने, तो बोले अभी यही है तो पानी पूरी वगैरह खा लेंगे। अल्टीमेटली मेरे शॉप पे
बट नट्टू जो क्या करता है, नट्टू देखता है पानी पूरी का सेल परचेस सारी चीजें, चले गए और फैमिली मेंबर्स उन्होंने जो पानी पूरी खाना चालू किया, बंद करने का नाम ही नहीं, कंटिन्यू इनका पूरे फैमिली मेंबर्स को अभी तो क्या बोले ससुराल वाले उसके, तो नट्टू बेचारा अल्टीमेटली नट्टू ने इनको क्या किया, 3,000 रुपए का 3,000 रुपए का उधार दे दिया, 3,000 रुपए की पानी पूरी खा के चले गए, बोले पैसे कल परसों दे देंगे। तो क्या नट्टू ने उसकी कंडीशन को एक्सीड किया, है ना, ओवर रूल किया। नट्टू को मैंने कितने हजार की परमिशन दी थी उधारी देने की, बस 1,000 रुपए। मैंने क्या ऐसा बोला था कि देख नट्टू, अगर तू 1,000 के ऊपर एक भी रुपया देगा तो है नट्टू किसका करेंगे, नट्टू को भरना पड़ेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अगर कोई एजेंट उसका लाइबिलिटी एक्सीड करता है and if it is expressly given in the contract, then in that case agent would be liable and not the principal. but अभी नट्टू ने 3,000 का उधारी दिया और मेरे को बात मालूम पड़ी, फिर नट्टू मुझे थोड़ा कन्विंस कर रहा है, मैम देना तो नहीं चाहता था बट क्या करे मजबूरी थी, तो 3,000 का देना पड़ा उधार। तो मैंने बोला चल कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट योर एक्टिविटी या आई एक्सेप्ट योर कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पर्सन। अल्टीमेटली मैंने मतलब प्रिंसिपल ने नट्टू के एक्टिविटी को क्या किया, फर्दर रैटिफाई किया। रैटिफाई करना मतलब चेंजेस को एक्सेप्ट करना। मैंने खुद ने ही बोला था कि 1,000 रुपए तक सिर्फ उधार देना है, बट क्या नट्टू ने 3,000 का उधार देने के बाद मैंने अग्री कर लिया। इफ आई अग्री देन हु विल बी लायबल, देन प्रिंसिपल विल बी लायबल फॉर 3,000 इन केस अगर डेट का लॉस होता है तो ऑफ कोर्स। बट इफ आई डू नॉट अग्री देन आई वुड बी लायबल ओनली अप टू अमाउंट ऑफ 1,000 एंड नॉट 3,000। बचे हुए 2,000 के लिए एजेंट विल बी। अगर मैंने फर्दर रैटिफाई किया मतलब फर्दर चेंजेस को एक्सेप्ट किया, देन प्रिंसिपल का लायबिलिटी अराइज होता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। बट अगर फर्दर रैटिफाई नहीं किया तो देन इट विल बी लायबिलिटी ऑफ एजेंट। ठीक है, अभी ये रैटिफिकेशन तो एक्सप्रेस हुआ, नट्टू ने मुझे बोला मैम थोड़ा ऐसा है पैसे दे ही देंगे, वो अच्छे लोग हैं वगैरह वगैरह, तो मैंने बोला चल ठीक है, दैट मीन्स आई हैव एक्सेप्टेड द रैटिफिकेशन एंड वंस आई हैव एक्सेप्टेड द रैटिफिकेशन, फिर उनसे अगर 3,000 रुपया नहीं आया तो विल बी लायबल, आई विल बी लायबल, यस प्रिंसिपल विल बी लायबल। अभी दूसरा सिचुएशन ऐसा कि मैंने रैटिफाई नहीं किया, बाय वर्ड्स मैंने रैटिफाई नहीं किया, मैंने कुछ बोला ही नहीं नट्टू को, नट्टू को बोला क्लियरली तुझे पता है 1,000 के ऊपर उधारी नहीं दे सकता। ये जो रैटिफाई मैंने एक्सप्रेसली नहीं किया या बाय वर्ड्स नहीं किया, बट एक दिन क्या हुआ, मेरे जीपे मुझे मेरे जीपे पे मेरे को इमेजिन 3 नहीं 2,000 रुपया आ गया एडवांस फॉर नट्टीज पानीपुरी, एडवांस नहीं आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर नट्टीज पानीपुरी करके 1,000 वी विल पे सून। मैंने वो 2,000 रुपए को एक्सेप्ट किया, एक्सप्रेस की साइड में रख दो, नट्टू ने 3,000 का उधार दिया, ओके मैंने साफ मना कर दिया मैं 1,000 के ऊपर उधारी नहीं लेने वाली किसी की भी, बट मैंने ऐसा साफ मना कर दिया, स्टिल से जो पानीपुरी खाने आए थे उन्होंने 2,000 रुपया मतलब 3 में से 2,000 रुपया दिया, बोले 1,000 रुपए कल परसों देंगे, और मैंने वो 2,000 का एक्सेप्ट किया बिना मेरे कुछ बोले। यहाँ पे इम्प्लाइड रैटिफिकेशन हुआ, हाँ हुआ इम्प्लाइडली। हाउ इम्प्लाइडली, बाय माय एक्शंस, मैंने मेरे एक्शन से ऐसे दिखाया एज इफ मैंने वो 2,000 रुपयों को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। सो अब अल्टीमेटली आगे के 1,000 रुपए ना भी आए तो देन हु विल बी लायबल, प्रिंसिपल विल बी लायबल। प्रिंसिपल एक्ट्स को रैटिफाई कर सकता है, आइदर एक्सप्रेसली रैटिफाई करे तो सिंपल है बोल देगा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इम्प्लाइडली रैटिफाई करना मतलब कुछ ऐसे एक्शन करना या कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जिससे ऐसा लगे कि हाँ मैं ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ।
वैसे तो मेरे को 3,000 का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड नहीं था, फिर मैंने 2,000 का एडवांस लेना चाहिए था क्या? नहीं. बट इफ आई टेक द एडवांस अमाउंट, इट विल बी अज्यूम एज इफ आई हैड रेटिफाइड द नटूस कॉन्ट्रैक्ट. नटू ही था ना? हाँ. आई हैड रेटिफाइड द नटूस कॉन्ट्रैक्ट. मैंने उसको फर्दर चेंजेस क्या किया है, एक्सेप्ट किया है बाय माय इम्प्लीकेशंस. क्या आपको ये समझा अच्छे से एवरीवन? पीछे समझा क्या? हाँ. शिवम ना, शिवम बोल क्या होता है रेटिफिकेशन? क्या क्या याद आया, क्या क्या समझा? एक दो लाइनें बोल. खड़ी हो जा. कुछ भी याद नहीं आ रहा है? इतने देर मैंने एक 15-20 मिनट बड़बड़ की रहेगी ना रेटिफिकेशन पे. हाँ. एक लाइन, दो लाइन, 3 लाइन. क्या हुआ? रीजनेबल टाइम मैंने बोला? अभी तक तो बोला भी नहीं. पीछे सोमेश, क्या बोला मैंने रेटिफिकेशन के बारे में? अप्रूविंग द प्रीवियस ट्रांजैक्शन. ओके. हर्ष क्या बोला, और क्या चीजें बोली मैंने रेटिफिकेशन? अपग्रेड चेंजेस, एक्सेप्ट द चेंजेस. एक्सेप्ट द चेंजेस. ओके. क्या रेटिफिकेशन इम्प्लाइड एक्सप्रेस दोनों हो सकता है? हाँ. आइदर इट कैन बी इम्प्लाइड, आइदर इट कैन बी एक्सप्रेस. एक्सप्रेस हो तो वैसे प्रॉब्लम रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिटर्न होता है नहीं तो बोला हुआ होता है. इम्प्लाइड रेटिफिकेशन में आपको अंडरस्टैंड करना होगा. क्वेश्चंस आपको इम्प्लाइड रेटिफिकेशन के आ सकते हैं कि इसने डिस्काउंट एक्सेप्ट कर लिया, इसने पैसा एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आपको बोलना है इन दैट केस प्रिंसिपल वुड बी लाइबल, क्योंकि इम्प्लाइडली ही हैव एक्सेप्टेड द एक्टिविटी, है ना? एक्सेप्टेड द चेंजेस ऑल्सो. मैं रेटिफिकेशन के बारे में पढ़ती हूँ. वेल, वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर. डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर मतलब कौन कर रहा है किसके बिहाफ पे? एजेंट इज डूइंग एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, बट विदाउट नॉलेज और अथॉरिटी. क्या अथॉरिटी था 3,000 का? नहीं था. ना ही अथॉरिटी था, ना ही इन्फॉर्म किया. इलेक्ट टू रेटिफाई और डिसओ सच एक्ट. इलेक्ट टू रेटिफाई मतलब एज अ प्रिंसिपल आई हैव ऑप्शन टू रेटिफाई. हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं, तूने किया है तो सही किया होगा. या डिसओ मतलब मैं उसको डिसअग्री कर सकती हूँ. नहीं, मैंने 1,000 रुपए के ऊपर पैसा देने वाली, क्यों दिया उधारी? अगर उन्होंने डिफॉल्ट किया तो कौन भरेगा? दिस काइंड ऑफ एक्शन आई कैन से. If he ratifies them, same will effect with followers had been performed by the authority. अगर ratify किया तो मान लिया जाएगा कि प्रिंसिपल से अथॉरिटी, प्रिंसिपल के अथॉरिटी से हुआ है, then principal would be liable, no problem. Ratification means applying the previous act of the transaction. जो मैंने पहले बोला था वो टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज होने के बाद भी मैंने मतलब प्रिंसिपल ने अप्रूव कर दिया, चल ठीक है कोई बात नहीं. It can be expressed or employed by the conduct of the person on whose behalf the act is done. समझा? रेटिफिकेशन के कुछ रूल्स है, हम वो थोड़ी देर बाद इनिशियली थोड़े नोट्स बनाते हैं. क्यों नहीं आए? क्या प्रॉब्लम है शिवम? तू तो सो गया था ना? बैठ नीचे. ऑनलाइन में कौन? आर्या तबीयत ठीक नहीं है क्या? आर्या, मिताली. आज मिताली भी ऑनलाइन है. सुयांश और प्रेरणा तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ही है. चलो. एजेंसी लिखो, यूनिट 9 एजेंसी. अभी बुक निकालने से पहले क्या? वाह. बुक सब पेन बुक निकाल के सामने रखना है, ऐसे खाली हाथ नहीं बैठने का.
मुझे एक सेकंड के लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, एक तक क्लास है फिर ध्यान में आता है इट्स 1:30। कल भी ऐसा हुआ। अपना पहले वाला टाइमिंग क्या था? 12 टू, हाँ 12 टू 1:30 था। 12:30 टू 2 था, है ना? तो इसके लिए थोड़ा, चलो 1 to 2:30 था। हाँ ओके ओके, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा। चलो लिखो, अभी तक है बहुत टाइम है, फिर 40-50 मिनट है। 40 ही है। मुझे लगा एक्स्ट्रा ग्रेस टाइम दे दोगे मैम, चलो ठीक है कोई नहीं। फर्दर कर दोगे? कब 8 बजे? जल्दी। 10 मिनट नहीं, मैं आई सेटअप लगाया। बस बस उतना ही रहा है अभी, से वहां से ही शुरू करते आओ, है ना? मतलब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम होगा। चलो लिखा, नाम लिखा। एजेंट प्रिंसिपल का मीनिंग लिखो, और ट्रस्ट ऑफ एजेंसी में बस थोड़ा सा ही लिखना है, ज्यादा नहीं। उतना लिखो बस। एजेंट प्रिंसिपल और टेस्ट ऑफ एजेंसी। टेस्ट ऑफ एजेंसी में 2 पॉइंट जो हाईलाइट किया है, बस उतना ही लिखना है। अच्छे बच्चों जैसे बिहेव करोगे तो 5 मिनट जल्दी। 5 मिनट कितने होते हैं? नहीं, ठीक है। 10 मिनट लेट, चलो ठीक है। 10। अच्छे के साथ वो बहुत स्मार्ट है, मैं थोड़ा स्लो हूँ, तो टाइम लगता है। सबसे आगे ही रहना चाहिए ना, टारगेट। तुम लोग, मुझे सबसे आगे रखना है, इसके लिए ज्यादा एफर्ट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन से क्लास से कंपेयर कर रहे हो? सारे? कितने, क्या हुआ? आपको क्या लगता है मेरे पास डेटा नहीं? सबका डेटा है। इसके लिए अपने को आगे रखना, अपने को आगे रखना है। सोगा होगा नहीं है बेटा तुमको? सोगा होगा, होगा फाइनल में। होगा इंटर या फाइनल में रहेगा, अभी तुमको नहीं है। यहाँ नहीं है मेरा, यहाँ नहीं है। क्यों पूछते हैं? लिखा? चले। अरे लिखा क्या बच्चों? लिखो पट पट।
पर एक बात बोली, अगर कम क्रीम हो तो एक्टिव इंसान ज्यादा रहता है। मैं मेरे केस में खा के तुम लोग सो जाते हो। ठीक है, मैं लंच के लिए ब्रेक दे दूंगी 1:30, 2 बजे फिर मैं ही कंटिन्यू करूंगी। दीपेश सर बहुत अच्छे, कुछ बोलेंगे नहीं। इको नहीं, मैं लॉ ही पढ़ाऊंगी, बट एक लेक्चर एक्स्ट्रा। चलो डन। नहीं हुआ, मेरे को नहीं लिखना है, तू मेरे से गप्पे मारते मत बैठ। सब मेरी गलती है, इसके लिए अपन इतना आगे है ना। हाँ हाँ, चलो लिखो। लिया पटपट, लिवा पटपट। लिया अस्तर। मैंने जितना हाईलाइट किया सबके नोटबुक में नहीं मिला तो देख लेना। क्योंकि वो प्रिंसिपल है बेटा। हु में एम्प्लॉय एजेंट, किसने एजेंट को एम्प्लॉय करना चाहिए, आप यहाँ पे प्रिंसिपल लिख लो ब्रैकेट में, ये भी लिख दो, नॉट डिसक्वालिफाइड अच्छा एक बात बताओ, आगे चलने के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग है क्या, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वही ना, सी इफ यू रिवाइज तुमको रिकॉल होएगा, बट ऐसा है क्या कि मतलब तुम एकदम ब्लैंक हो। नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। उसके बाद वाला पॉइंट लिखो, माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन बी एन एजेंट। वैसे तो नहीं, बट अभी सी अल्टीमेटली, हाँ अल्टीमेटली यहाँ पे यार सोचो ना यार, तो माइनर को भी एजेंट रखोगी क्या। मैं तो नहीं रखूंगी, डिफॉल्ट करके भाग गया तो। सब्जी के पैसों से लिखो, एनी पर्सन unsound mind may become agent, but principal will be bound by his act. क्या नहीं, इतने स्किल्स तो नहीं है मुझ में। नहीं छूटेगा वो। Agent, minor sound mind can become agent, but principal will be bound by his act. His act. मैं सोच रही थी 10 मिनट जल्दी का, बट अभी मेरे खा गए तुम लोग 10 मिनट।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, consideration is not necessary to create valid contract of agency. फिर वो बेलमेंट रहेगा, वो एजेंट नहीं रहेगा। ग्रेटिट्यूड नॉन ग्रेटिट्यूड, नो कंसिडरेशन इज no consideration is necessary to create agency. Consideration is not necessary to create valid contract of agency. लिखो। उसके नीचे लिखो क्रिएशन ऑफ एजेंसी। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी के आगे बस इतना लिखो, स्पोकन और रिटन। स्पोकन और रिटन। नंबर 2 लिखो, इम्प्लाइड अथॉरिटी। नंबर 2 लिखो, इम्प्लाइड अथॉरिटी। नहीं, इम्प्लाइड अथॉरिटी में लिखो टू बी इन्फर्ड फ्रॉम, टू बी इन्फर्ड, INFERRED, to be inferred from conduct of parties. अभी implied authority includes 2A 2B 2C ऐसे लिखेंगे, क्योंकि implied authority के सब पॉइंट्स है। लिखो, implied authority includes agency by estoppel, inferred मतलब induce होना, conduct। एजेंसी बाय estoppel में लिखो प्रिंसिपल बाय हिज कंडक्ट, प्रिंसिपल बाय हिज कंडक्ट willingfully induce another person induce another person believe that certain person is his agent, that will be agency by estoppel। लिखो टू बी, एजेंसी बाय नेसेसिटी लिखो टू बी, इंप्लाइड में दूसरा। An agency arises due to, an agency arises due to some
Emergency circumstances. Emergency circumstances, comma, agent takes some, agent takes some decisions, agent takes some decisions, prevent his principal from loss. Agent takes some decisions to prevent his principal from loss in emergency. That is agency by necessity. अभी implied के दो types हो गए. First था express, second था implied. Number 3, agency by operation of law. नंबर 3 हाईलाइट किया है, लिख लो. उसका एग्जाम्पल लिखना पार्टनरशिप. हाईलाइट किया हुआ पॉइंट एंड देन एग्जाम्पल पार्टनरशिप. उसमें पॉइंट नंबर 1 जो मैंने हाईलाइट किया है लिख लो. पॉइंट नंबर 1 जो हाईलाइटेड है वो है, और पॉइंट नंबर 2 जो फर्स्ट लाइन है ब्रैकेट किया है वो है. 2 पॉइंट्स में लिखना है. जो हाईलाइट किया है वो, और पॉइंट नंबर 2 जो ब्रैकेट किया है वो. उल्टा, पहले नीचे वाला पॉइंट लिखो फिर ऊपर वाला लिखो. पहले ही बोला था ना. लिखा भी तो पॉइंट अलग डाल दो ना. हो गया.
लिख प्रसाद। एक मिनट। नाउ एसेंशियल ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन। तो रेटिफिकेशन एक्सप्रेस हो सकता है बोल के रेटिफाई करना, क्या इम्प्लाइड हो सकता है कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जिससे ऐसा लगे एज इफ प्रिंसिपल हैज एक्सेप्टेड ट्रांजेक्शन। रेटिफिकेशन, नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन। मैंने एक पर्सन को अपॉइंट किया, ठीक है, उसको मैंने बोला कि देख अपने को बेस्ट से बेस्ट क्या चाहिए, मुझे एक कैफे डालना है और उसमें बेस्ट से बेस्ट कॉफी मशीन चाहिए, तू कहीं से भी अच्छा ब्रांड ढूंढ के निकाल। तो वो जो एजेंट है उसने क्या किया, एक 5 लाख रुपए की कॉफी मशीन देखी, 5 लाख रुपए की बड़ी मशीन है, अच्छा सेटअप है, ठीक है, तो उसने 5 लाख रुपए की मशीन देखी। बट मैंने जब उसको हायर किया था एजेंसी के लिए, मैंने उसको एक्सप्रेसली बोला था देख मेरा बजट सिर्फ 4.5 लाख रुपए का है, या 4.5 लाख तक मैक्सिमम या उससे कम क्या करना है तुझे, गुड्स देखना है, मतलब मशीन देखना है। तो ही सेड यस। अभी उसको एक 5 लाख रुपए की मशीन, 5 लाख रुपए की मशीन दिखी, बट वो बेस्ट क्वालिटी मशीन था। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा फ्रॉड किया। वो जो ओनर था जो मशीन सेल कर रहा है, उसने बोला कि जो रिसिप्ट बनाओगे ना, एक काम करना 5,25,000 का रिसिप्ट बनाओ, 5,25,000 का सेल 5 लाख नहीं करो, लेकिन उसके लिए ज्यादा पैसों का रिसिप्ट बनाओ, सो दैट मैं मेरे प्रिंसिपल को वो रिसिप्ट दिखा के उनसे ज्यादा पैसा कमा के मैं भी थोड़ा अमीर बन जाऊंगा। तो ऐसी कुछ बात हुई, वो एजेंट आया मेरे पास, मैम बजट तो 4.5 लाख का ही था आपका, बट मुझे एक बहुत भारी मशीन मिली है, बोले एकदम मस्त, 5,25,000 तक है, बट उससे इस क्वालिटी का कॉफी बना पाओगे, हॉट कॉफी, कैपुचिनो, हर एक टाइप का कॉफी। तो मैंने बोला चल ठीक है, आई विल एक्सीड माय बजट। तो क्या मैंने अल्टीमेटली एक्ट को रेटिफाई किया, उसके एक्ट को रेटिफाई किया एक्सप्रेसली। ओके, सो यहाँ पे रेटिफिकेशन है, रेटिफिकेशन इज वैलिड, इट इज वैलिड, नो प्रॉब्लम विद दैट। प्रिंसिपल ने खुद ही एक्ट को रेटिफाई किया एजेंट के, तो इट इज वैलिड। बट जब मैंने मशीन ले ली या मशीन जब मैंने इंस्टॉल करवा ली है, मुझे कस्टमर से कॉफी पीने आया मेरे पास, वो कॉफी बेचने वाला ओनर ही था। तो अल्टीमेटली गलती से इनडायरेक्टली उसके मुंह से निकल गया ऐसा कुछ कांड, और मुझे पता चल गया कि ये जो एजेंट है, मैंने उसका एक्ट फर्दर रेटिफाई किया था, बट इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। कितने का फ्रॉड था,
₹25,000 किया, ₹25,000 उसने उसके जेब में डाल लिया। सो यहाँ पे क्या मटेरियली डिफेक्ट, मतलब फैक्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे मटेरियल चीजें मुझे पता चलनी चाहिए थी, प्रिंसिपल को पता चलनी चाहिए थी, वाइल रेटिफिकेशन वहां प्रिंसिपल को रियलिटी पता चली है क्या? नहीं। अभी मशीन का प्राइस क्या ये मटेरियल, दैट इज मटेरियल, मशीन का प्राइस इज मटेरियल। 5 लाख का प्राइस मशीन है या 5,50,000 का है, मुझे पता चलना चाहिए, क्योंकि दैट वाज माय कंडीशन ओनली कि मैं 4.5 लाख के बजट तक खरीदूं। अगर मटेरियल सर्कमस्टांसेस में या मटेरियलिटी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, डिफेक्ट हो और वो प्रिंसिपल से छुपाया जाए, तो देन दैट रेटिफिकेशन वोंट बी कंसिडर एज वैलिड वन। तो क्या इसको हम वैलिड मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। मैं चाहूं तो बोल सकती हूँ, या मैं ऐसा ही बोल सकती हूँ कि एजेंट को मशीन वापस लेके जा, क्योंकि मेरे बजट से ऊपर है या फिर मेरी कंडीशन से ऊपर है। 4.5 लाख वॉज माई कंडीशन। अगर रेटिफिकेशन होता है तो उसके मटेरियल केसेस के बारे में नॉलेज किसको चाहिए? प्रिंसिपल को चाहिए। कितना प्राइस से बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, रीजन क्या, सर्कमस्टांसेस में, ये सारा मटेरियल फैक्ट का नॉलेज प्रिंसिपल को चाहिए, तभी जाके रेटिफिकेशन विल बी कंसिडर एज वैलिड। अगर मटेरियल में डिफेक्ट है, ये एजेंट के साइड से कुछ फ्रॉड है, देन द रेटिफिकेशन वोंट बी कंसिडर एज वैलिड रेटिफिकेशन। ट्रांजेक्शन मस्ट बी रेटिफाइड। होल ट्रांजेक्शन मतलब कंप्लीट ट्रांजेक्शन एज अ होल, कंप्लीट ट्रांजेक्शन एज अ होल। मैंने अगर मेरे एजेंट को अथॉरिटी दी है कि 1,000 का उधार देना है, ठीक है, ये अथॉरिटी है। अगर मैंने 3,000 का उसने उधार देने के बाद भी अप्रूवल दे दिया, वो क्या बन जाएगा? रेटिफिकेशन बनेगा। बट मेरे एजेंट ने 3,000 का उधारी दिया और मैंने बोला आई विल रेटिफाई बट ओनली अप टू 2,000, इज दैट केस? नहीं। अगर किसी प्रिंसिपल को रेटिफाई करना है तो आइदर आप एज अ होल रेटिफाई करो या फिर पूरा की पूरा डिसो कर दो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है। रेटिफिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फुल्ली। ऐसा नहीं कि मेरा 1,000 का कंडीशन था तो मैंने उसको एक्सीड करके 2,000 का कर दिया। अल्टीमेटली बिल तो कितने का हुआ है? 3,000 का। आइदर आई वुड रेटिफाई द एक्ट फॉर 3,000 और आई वुड रिजेक्ट द एक्ट फॉर 3,000। आई कैन डू वन, ऐसे बीच में नहीं। समझा? रैटिफिकेशन कब वैलिड माना जाएगा? जब मटेरियल सर्कमस्टांसेस के बारे में या मटेरियल केसेस के बारे में प्रिंसिपल को पूरा नॉलेज हो, नॉलेज अबाउट द फैक्ट्स एंड कंडीशंस। सेकेंडली, क्या रेटिफिकेशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है? हाँ, बोथ द वेज इट विल बी वैलिड, नो प्रॉब्लम। क्या होल ट्रांजेक्शन को रेटिफाई कर सकते कि आधा अधूरा? नहीं। वी कैन रेटिफाई ट्रांजेक्शन एज अ होल और वी कैन रिजेक्ट ट्रांजेक्शन एज अ होल। Ratification cannot injure third person. When the interest of the third party is affected, principle of ratification does not apply. Ratification cannot relate back to the date of contract if the third party is interviewing time acquired rights. कुछ नहीं। जनरली प्रिंसिपल एजेंट की ट्रांजैक्शन में क्या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है? यस, देयर इज ऑलवेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी, है ना। जैसे हमने एजेंट को अपॉइंट किया टू डिलीवर द गुड्स, अब गुड्स जिसको डिलीवर करेगा वो तो थर्ड पार्टी हुआ ना। मेन ट्रांजैक्शन इज बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। सो अल्टीमेटली इम्प्लाइड यहाँ पे ट्रिपार्टिट, मतलब 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपके रेटिफिकेशन की वजह से अगर थर्ड पार्टी का बेनिफिट कम हो रहा है या थर्ड पार्टी का नुकसान हो रहा है तो क्या आप फर्दर रेटिफिकेशन कर पाओगे? यू कैनॉट रेटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसका मतलब तो यही हुआ कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कुछ जुगाड़ है और उन्होंने थर्ड पार्टी को फंसाने के लिए दोनों में कॉन्ट्रैक्ट किया है और बाद में फर्दर प्रिंसिपल ने रेटिफाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। अल्टीमेटली लॉस किसका होगा? थर्ड पार्टी का होगा। सो जहां पे थर्ड पार्टी का लॉस होगा वो जगह पे ट्रांजेक्शन्स रेटिफाई नहीं हो सकते। जहां पे मटेरियल डिफेक्ट में या मटेरियलिटी में प्रॉब्लम हो
या प्रिंसिपल को पूरी तरीके से बात पता ना हो, वहां पे रेटिफिकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर ट्रांजैक्शन आधा अधूरा रेटिफाई किया हो तो वो रेटिफिकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। यू कैन मतलब प्रिंसिपल कैन रेटिफाई either whole contract or reject whole contract. Ratification within reasonable time. Reasonable time. शिवम मेरे पास देख रहा है, मैम मैंने तो बोला था पॉइंट, तब मैंने वो पढ़ा ही नहीं था। रीजनेबल टाइम का मतलब होता है कि क्या हुआ, सो रीजनेबल टाइम के अंदर रेटिफाई करना चाहिए। अभी क्या है, मैंने एक एजेंट को अपॉइंट किया गुड्स को सेल या परचेस करने के लिए, मेरे बिहाफ पे तो गुड्स सेल कर, परचेस कर, स्टॉक करके रख, उसको मैंने सारी अथॉरिटी दे दी। एक लेट से कोई टाइप के गुड्स है, जैसे मोबाइल फोन के पार्ट्स है या मोबाइल फोन के कवर है, उसका हम बिजनेस करते हैं, ठीक है। बट मेरा जो एजेंट है उसने बोला मैम ये जो कैमरा होता है, वो कैमरे के वो क्या बोलते हैं उसको, लेंसेस, कैमरे के जो लेंसेस है फ्यूचर में उसकी बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, तो अपन क्या करते हैं थोड़े गुड्स बाय करके स्टॉक करके रखेंगे। तो मैंने बोला नहीं, मैंने तुझे किस चीज की अथॉरिटी दी है, मोबाइल कवर, मोबाइल कर सेल कर, कवर बाय कर, स्टॉक करके रख, कुछ भी कर, लेकिन उसके अलावा जो लेंसेस है या मोबाइल के बाकी सारे पार्ट्स हैं वो तू नहीं खरीद सकता। अभी एजेंट ने बोला ठीक है, और खरीद भी लिया तो जिम्मेदारी तेरी। अभी एजेंट को लगा कि आगे फ्यूचर में डिमांड रहेगी लेंसेस की, मोबाइल के लेंसेस की, तो उसने क्या किया 1 लाख रुपीस के गुड्स को स्टॉक करके रख दिया, बोले जब प्राइस बढ़ेगी मैं सेल करूंगा। ये बात का मुझे नॉलेज है कि उसने गुड्स को स्टॉक किया, बट मैंने क्या अभी तक रेटिफाई किया क्या उसके एक्ट को, नहीं किया। जब तक मैं रेटिफाई नहीं करती हूँ उसके लिए मैं लाइबल होती हूँ क्या, नो, until and unless principal cannot does not ratify the act he won't be liable। बट 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, और फिर प्रिंसिपल को पता चला, मतलब मेरे को पता चला कि अरे लेंसेज की तो सच में डिमांड है, उसने 2 साल पहले 1 लाख रुपए के स्टॉक करके रखे थे, आज उसकी कीमत 5 लाख हो गई है। तो मैंने तुरंत उसको फर्दर क्या किया, कॉल किया, अरे वो जो 2 साल पहले की जो बात है ना, लेंसेज की अपनी बात हुई थी, मैं वो एक्टिविटी को मतलब मैं वो तेरे 1 लाख के ट्रांजेक्शन को क्या करती हूँ, रेटिफाई करती हूँ। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रैटिफिकेशन के लिए एक रीजनेबल टाइम होता है, रीजनेबल टाइम डिफर्स केस टू केस, ओके। जनरली कोई भी रीजनेबल टाइम 3 मंथ्स का माना जाता है, इधर आपका डेट का हो या कोई भी हो, बट दैट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस। तो मैं 2-3 साल बाद अगर उसको कॉल करके उसका ट्रांजेक्शन रेटिफाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसमें प्रॉफिट नजर आ रहा है, तो क्या वो हो पाएगा, दैट ratification won't be considered as valid one because ratification should be within reasonable time। then communication of ratification, अभी प्रिंसिपल ने एक्ट को रेटिफाई तो कर दिया, क्या मन के मन में सिर्फ रेटिफिकेशन का कम्युनिकेशन होना चाहिए कि यस आई हैव रेटिफाइड योर ट्रांजैक्शन और यस आई हैव रेटिफाइड योर कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट के साथ उसने क्या किया होना चाहिए, एक्सप्रेसली कम्युनिकेट किया होना चाहिए, आइदर आइदर बाय वर्ड्स बोलो या बाय ईमेल बोलो, कुछ भी बोलो, बट कम्युनिकेशन शुड बी देयर। मन के मन में रेटिफाई करके कुछ होने वाला है क्या, उसका नॉलेज तो सामने वाली पार्टी को जाना चाहिए ना। सो देयर शुड बी कम्युनिकेशन ऑफ रेटिफिकेशन। एक्ट टू बी रेटिफाइड मस्ट बी वैलिड, हमने जो एक्ट को रेटिफाई किया है वो वैलिड होने चाहिए, मतलब क्या, हमने जो एक्ट को रेटिफाई किया है दैट शुड नॉट बी वॉइड। वॉइड का मतलब होता है ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस हम उसको परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, और इलीगल, वॉइड होना मतलब कि ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस वी वुड नॉट एबल टू परफॉर्म, बट इलीगल होना मतलब लॉ उसको क्या करता है, स्पेसिफिकली करता है, प्रोहिबिट करता है कि आप इसको परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। तो अगर परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे तो रेटिफिकेशन करके कुछ मतलब है क्या, कुछ मतलब नहीं है। जैसे पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल, क्या कैपिटल में से डिविडेंड दिया जाता है, डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सो कैपिटल में से डिविडेंड ना देना। देन
सिग्नेचर किसी का फॉर्ज करना, सिग्नेचर चोरी करना, ये वॉइड है, इलीगल है आई कैन से। और एनी अदर क्रिमिनल ऑफेंस, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए प्रिंसिपल वो एक्ट को रैटिफाई करे भी तो क्या वही फंसेगा? यस, दिस टाइप ऑफ रैटिफिकेशन वोंट बी कंसिडर एज वैलिड रैटिफिकेशन जब वो रैटिफिकेशन इलीगल हो या फिर जब वो रैटिफिकेशन void हो, because that will not be permitted under law. Have you understood ratification का पूरा point? Ratification मतलब change in the previous terms and condition और previous contract. क्या वो चेंज एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकता है? हाँ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमने एक्ट को रेटिफाई किया तो क्या वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा? यस। क्या कोई इलीगल एक्ट को हम रेटिफाई कर सकते हैं? हम मतलब मैं प्रिंसिपल बोल रही हूँ, ठीक है। क्या कोई इलीगल एक्ट को प्रिंसिपल रेटिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या रेटिफिकेशन रीजनेबल टाइम के दौरान कि कभी भी 10-15 साल? नहीं, ऑलवेज रेटिफिकेशन शुड बी विद इन रीजनेबल टाइम स्पैन। क्या रेटिफिकेशन पार्ट हो सकता है पार्ट ट्रांजैक्शन का? नहीं, एनी कॉन्ट्रैक्ट वुड बी रेटिफाइड ऑलवेज एज अ होल। एज अ होल आइदर आप रेटिफाई करो या फिर आप डिसो कर दो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रेटिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेगा, अभी सॉल्व करें क्या? सिर्फ 10 मिनट नोट्स निकाल के ले लेंगे। लिखो ना, essentials of valid ratification लिखो। Write essentials of valid ratification. Give me 2-3 minutes, बस ज्यादा नहीं। Write down essentials of valid ratification. Point number 1, it can be expressed or implied. Point number 2, it can be expressed or implied. लिखो essentials of valid ratification। लिखा ऋतुजा? इट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, बस इतना ही लिखना है आपको। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ratification made by person, ratification made by person, ratification made by person whose knowledge of fact, second है, second point लिखो ratification made by person whose knowledge of fact, स्लो ही है, मुझे जितना परेशान करोगे उतना मैं ज्यादा लिखवाऊंगी। ratification made by person whose knowledge of fact is materially defective, materially defective, it will be invalid ratification. It will be invalid ratification. Illegal की void और वो कर रहा है principal, always a principal. Still अगर कोई इलीगल ऑफेंस है तो यू हैव नो एक्सक्यूज, आइदर यू नो अबाउट द फैक्ट और नो। जैसे किसी दो शादी करना अभी लीगल नहीं है, लीगल नहीं है,
एक पर्सन ने पहली शादी कर दी और दूसरी शादी कर दी और उसको पकड़ना है पुलिस, बोले अरे सॉरी अभी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। सो आइदर उसको फैक्ट्स के बारे में पता हो, he will be punishable क्योंकि that is offense and ignorance of Indian law has no excuse। तुम इंडिया में रहते हो तो इट इज कंसिडर एज इफ आपको बेसिक नॉलेज के बारे में, लॉ के बारे में पता होना चाहिए, है ना। नंबर 3 पॉइंट लिखो, the transaction must be ratified, the whole transaction must be ratified, comma, whole transaction must be ratified, comma, there is no ratification in part, there is no ratification in part। चलो ठीक है, बाकी का अपन कल करेंगे। हाँ, तो डिस्कस करेंगे। 1 मिनट, बस आधा मिनट के लिए रुक जाओ, आधा सेकेंड रुको, इधर बोर्ड पे ध्यान दो, बुक का कुछ काम ही नहीं है। क्वेश्चन जोर से, मैंने पूछा नहीं है, बताया है, इट्स एन ऑर्डर, रीड करो। क्वेश्चन नंबर 1, सब लोग शांति से उसके पास ध्यान देंगे। माइक देती हूँ मैं तेरे को, हाँ फिर पढ़ जोर से। बट इज अ माइनर। सो व्हाट योर आंसर इज, क्या आप कल इसको लिख के लाओगे? क्वेश्चन नंबर 1 वुड बी योर होमवर्क, टुमारो वी विल चेक। आपको क्या लगता है पर्सनली, प्रोविजन पता है, लिख के ला लो।